नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 13 मार्च 2022 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 159 एपिसोड यानी 159वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 12 मार्च 2022 यानी सैटरडे को जिन लोगों ने सवाल भेजे रूल के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, उनके सवालों को सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग सवाल भेजते हैं, उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके सवाल रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप सवाल भेजते हैं 4 लाइन आप अपना सवाल लिख सकते हैं, तो 1 लाइन नाम लिखने में क्या जाता है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी लोग शायद केयर नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी नेचर होता है। तो चलिए खैर कोई अभी बढ़ते हैं आपके सवाल में जवाब। जिन लोगों ने सिलेक्शन रूल के हिसाब से भेजे उनके सवालों को सेलेक्ट किया और देखेंगे सबसे पहला सवाल किनका है और उन पर मेरा क्या जवाब है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 159 एपिसोड। सबसे पहला सवाल है, यशपाल शर्मा जी यमुनानगर हरियाणा से लिख रहे हैं कि सर मैं डिक्सन टेक के 10 शेयर लेना चाहता हूं, सीएमपी पे ले सकता हूं क्या, और एसएल क्या और टारगेट क्या होगा। तो चलिए, डिक्सन टेक एक बेहतरीन स्टॉक है, बहुत अच्छा सिलेक्शन आपने किया है डिक्सन टेक। अब चूंकि मार्केट का गिरावट आया हुआ है और आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाएं, और डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप लेना चाहते हैं सर बिल्कुल ले सकते हैं सीएमपी पे। अगर ये आपको 3800 से 3900 के आसपास मिलता तो ये और भी बढ़िया बात है, क्योंकि यही इसका आप देख रहे हैं ये बॉटम प्राइस है ना, ये बॉटम प्राइस और यहाँ से इसने एक अच्छी रैली दिखाई तो उसके आसपास आया है। तो आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 3900 के आसपास मिले तो आप क्वांटिटी ऐड भी करना चाहें तो एक कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने करंट प्राइस पर ले लिया तो आपको स्टॉप लॉस 3800 का लगाना होगा, और अगर ये 4200 से 4300 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको बड़े टारगेट 4600 तक के भी आते हुए मिल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में। यशपाल जी नज़र रखें, और बढ़िया स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा टारगेट इसका 4800 से 5000 का भी बनेगा। तो ये है यशपाल शर्मा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। जरूर फीडबैक दें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है भारत तारे साहब ने लिखा है, विच बुक यू प्रीफर्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वाह, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोल्हापुर मास्टर से इनका सवाल है, इनके है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग बुक पढ़ के सर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बुक पढ़ के आप ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं। देखिए दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आप बुक पढ़ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बुक पढ़ के ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं। जानना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं ना। कि टीवी देख के आप क्रिकेट देख सकते हैं, क्रिकेट उसके तरह खेल नहीं सकते, जो प्लेयर खेल रहा है ना उसके तरह आप नहीं खेल पाएंगे। हाँ, वो देख सकते, देख के बैट उठाना समझ जाएंगे, बॉल फेंकना कैसे बॉल फेंकते हैं, इसको विकेट बोलता है, इसको ये बोलता है, इसको पिच बोलता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्लेयर शॉट लगा रहा है अब वो नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको ना सर प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप बुक पढ़ें, बुक पढ़नी अच्छी बात है, बुक पढ़ के आप ट्रेडिंग के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अगर करना होगा तो आपको ट्रेनिंग भी लेना होगा, साथ ही उसमें प्रैक्टिस भी करना होगा। तो मैं एक बुक बता देता हूँ, बुक का नाम है ट्रेड नीति। क्या नाम है बुक का? ट्रेड नीति। ट्रेड नीति किताब को पढ़ें, ये एक अच्छी बुक है। आप इसके बारे में, स्टॉक्स मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, और बहुत ही ईजी शब्दों में, आसान शब्दों में समझाया गया है ट्रेड नीति किताब के अंदर में स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ के ट्रेडिंग में हाथ ना डालें। ट्रेडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस, लर्निंग, ट्रेनिंग ये सब की ज़रूरत होती है, और टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि कोई भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता ना भारत तारे साहब तो सारे लोग जो है ना, सारे धंधे छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही काम करते, क्योंकि यहाँ तो आसान से लोग पैसे बनाते नहीं। तो ऐसा इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी मिल सकती है आपको किताब पढ़ के। तो किताब का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है मेरे दोनों शब्दों को आप समझ रहे होंगे कि किताब पढ़ के ट्रेडिंग के बारे में जानना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भद्रक उड़ीसा से संबित कुमार जेना जी ने लिखा है कि हार्टली थैंक यू सर, आप जो फ्री में करते हैं मार्केट में लोग उसके चार्जेस लेते हैं, क्या करेंगे सर। आप लोगों को एक लाइक का बटन बोलूँगा दाबने ना, जिनके सवालों का एक्चुअली मैं जवाब भी देता हूँ ना, वो दे रहा हूँ, वो भी लाइक का बटन नहीं दाबते, ना ही कमेंट करते।
तो ऐसे ऐसे तो चीज़ें होती है। अभी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल आएंगे और उनको बोलूँगा लाइक कोई दिक्कत नहीं, हो गया अपना काम, आरके ने बता दिया, बस बात खत्म, अपना काम हो गया, बाकी डैश डैश डैश। तो डिमांड तो मेरे से बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं अगर बोलूँगा एक सिर्फ लाइक का बटन दाब दीजिए तो कहेंगे अरे बड़ा दिक्कत है। तो ये समस्या है। खैर चलिए, मैं आप जो फ्री में करते हैं मार्केट में लोग उसके चार्ज लेते हैं, तो क्या करेंगे सर, मैं भी चार्ज लेना शुरू कर दूँ क्या? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, मैं चार्ज लेना शुरू करूँ? लोग कहेंगे अरे, क्योंकि सब कुछ तो फ्री में चाहिए ना। चलिए खैर, आपने रेन एक्सचेंज बाय किया 220 पर, जिंदल स्ट्रॉ 112 पे, सेल 105 पे लिया। एसएलएन टारगेट बताओ सर। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, एक रिक्वेस्ट है, ओआरबी ऊपर वीडियो बनाओ लाइव ट्रेडिंग में। कई बार बना चुका हूँ, 1000 बार बना चुका, लाइव ट्रेड कर करके दिखा के थक गया ओआरबी और पीआरबी पे कर करके थक गया हूँ सर। मतलब इसके तो इतने वीडियो भरे पड़े होंगे मेरे चैनल पे, नहीं इतने भरे पड़े होंगे। 2018 में कंटिन्यू मैं ओआरबी पे 1 मंथ करके दिखाता था, पीआरबी पे कंटिन्यू 1 मंथ करके दिखाया, अपने हर स्ट्रैटेजी पे कर करके मैंने आप लोगों को दिखाया है ना। कितने बार करूँ सर बताइए? तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए उठा के, आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए, कोशिश करूँगा करने का। तो अब क्या है कि रेन इंडस्ट्रीज आपने 220 पे किया, जिंदल स्ट्रॉ 112 पे, सेल 105 पे और एसएलएन टारगेट बताना है, ठीक है। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया। तो रेन इंडस्ट्रीज 220 के आसपास में आपने लिया है, तो चलते हैं रेन इंडस्ट्रीज की तरफ में। और 220 पर लिया तो कोई बात नहीं, गिरावट आया है और ठीक 200 जो प्राइस आपने लिया ना वही तो इसका सपोर्ट एरिया था एक्चुअली, और वो सपोर्ट को ब्रेक करिए। ट्रेन लाइन का सपोर्ट था, इसको नहीं तोड़ना था। लेकिन मार्केट का गिरावट में कौन लोग रुकता है, जब सब कोई बेच ही रहा है तो ये भी बिक गया है ना, नीचे आ गया। अब इसके लिए हर्डल भी वही प्राइस हो गया सर, 220 रुपया। लेकिन अभी एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि 160 के नीचे, 160 के नीचे जब तक ये नहीं जाए तब तक ये अब खराब नहीं होगा। 160 के नीचे जाने के बाद ही खराब होगा, अदरवाइज जब तक 160 के ऊपर है बने रहिए। और धीरे धीरे ये आपका बाइंग प्राइस 220 तक आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ा हर्डल 200 रुपये के आसपास का है, 200 का एक ब्रेकआउट बनता है तो आपको अच्छे टारगेट भी रेन इंडस्ट्रीज में देखने को बनेंगे संबित जी, ठीक है। जिंदल स्ट्रॉ 112 पे लिया, सेल 105 पे। सेल में बने रहिए, सेल में बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिंदल स्ट्रॉ पे बने, हाँ जिंदल स्ट्रॉ थोड़ा सा ज़्यादा पिटाई हो गई है जिंदल स्ट्रॉ पे। मैंने जहाँ तक मुझे याद है जिंदल स्ट्रॉ की थोड़ी ज़्यादा पिटाई हो गई। 89 पर, और आपने लिया है 115 पे ना, 112 पे लिया, 89 आ गया, 90 के पास में आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बने रहना चाहते हैं 80 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए स्टॉप लॉस अब लगाना है 80 रुपीज़ का, और रेजिस्टेंस एरिया इसका 95 के आसपास में। अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है संबित जी तो आपको 105 से लेकर 110 तक के टारगेट भी देखने को बनेंगे। सेल की बात करें आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप बने रहिए सेल में, कोई दिक्कत नहीं। 100 105 के आसपास में लिया ना, वही एरिया रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 85 के आसपास में, होल्ड रखिए। 102 से 3 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 105 से 110 का टारगेट भी आपको दे देगा। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना व्यू। जिंदल स्ट्रॉ हो गया, सेल हो गया, रेन इंडस्ट्रीज हो गया, तीनों मैंने आपको बता दिया है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। रही बात ओआरबी पीआरबी की, तो आप प्रीवियस वीडियो अगर 2018 वाला भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और 2019 में भी मैंने किया हुआ है कई बार, और साथ ही अगर इधर मौका मिला तो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है सर आपने जो दिवाली पोर्टफोलियो दिया था क्या उसको इस टाइम बनाया जा सकता है, क्योंकि अब सब नीचे के भाव पर मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्या दिक्कत है, डर मतलब क्या माने उसमें आप क्या चाह रहे हैं? 100% कन्फर्मेशन। देखिए 100% कन्फर्मेशन टोनी गुप्ता जी कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में। हमारी आपकी लाइफ का तो 100% गारंटी ही नहीं है, तो फिर ये तो स्टॉक है ना। रही बात कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है ना, दिवाली पोर्टफोलियो तो दिवाली पर रखना। अब दिवाली में 6 महीने तो ऐसे निकल गए है ना, दिवाली से दिवाली ये 6 महीने तो निकल गए ना, बचे अब 6 महीने। अब जब 6 महीने बचा है तो 6 महीने में बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो अगर 1-2% 4% नीचे आ जाता है तब डर लगने लगे तो आप मत बनाइए। लेकिन चूंकि सारे भाव नीचे के भाव पे है, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो ज़रूर आपको बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे तो भाई लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा करेक्ट किया, दोबारा मौका दे। हाँ, अब मैं रशिया यूक्रेन का मालिक कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, रशिया यूक्रेन युद्ध, अमेरिका इन्फ्लेशन, ये सब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर ये सब गड़बड़ाएगा, रशिया यूक्रेन सही नहीं हुआ, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और नीचे के भाव भी और भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिस्क साथ में लेके चलना है, क्योंकि मैं थोड़ी जाऊँगा पुतिन को समझाने कि भाई बंद कर दो ना, मैं बोला तो मैं जेलेंस्की को समझाऊंगा यूक्रेन वालों को भाई युद्ध बंद कर दो, हार मान लो, ऐसा थोड़ी मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल पाऊंगा। तो भाई जो मैं कर सकता
सकता है वो कर रहा हूँ कि आप बनाइए पोजीशन, लेकिन आप अपना एक बार इस चीज़ को माइंड सेट रखिए कि 2-4% नीचे गिर भी गया तो डरना नहीं है आपको, है ना। अगर ये दिमाग में है तभी आप बनाइए। अच्छा, जैसे सर अभी ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी हाई पर है और इंडिया अगर रशिया से ऑयल परचेज करता है 30% कम दाम पर। अच्छा, तो क्या इंडिया का इन्फ्लेशन कम होगा और इससे क्या इक्विटी मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर अभी भूल जाइए, अभी रेट बढ़ेंगे, अभी घटेंगे कहाँ। तेल का रेट अभी घटने वाला नहीं है, तेल का रेट बढ़ने वाला है ना। और जब उस पर से लग जाएगा, बैन लग गया तो कोई नहीं ले सकता ना, वो कोई नहीं लेगा, फिर प्रॉब्लम करेगा, उसको ईरान इराक से ही लेना पड़ेगा। अमेरिका तो देगा नहीं, ईरान इराक वही लोग से देगा। तो अभी रशिया से कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, ना ही अभी वो कुछ करने वाला है तेल उल के वाला। तेल का रेट बढ़ने वाला है, बस इतना जान लीजिए। तो तेल का रेट जब बढ़ेगा तो महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे का भाव चलता रहेगा। जैसे युद्ध रुका और सब कुछ जगह पे आ गया कि हाँ अब जो है सब कुछ खुल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप देखेंगे ब्रेंट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। तो ये अभी 30% कम दाम पर ले रहा है, ये आपको किसने कह दिया? मोदी साहब ने। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आप सोचते रहिए कि मोदी साहब जाएंगे 30% कम रेट पे उससे लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है सर। उसको भी दोनों तरफ का रिश्ता बना के रखना। एक तरफ रिश्ता निभाया, पता है क्या निभाया? उसने यूएनओ में वोट नहीं किया, उसका काम हो गया, उतना उसका काम निपटा दिया उसने। अब वो है अमेरिका वाला रिश्ता निभाएगा, क्या कि जो बैन लगाया उसको थोड़ा वो फॉलो जरूर करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। बात समझ रहे हैं आप? एक रिश्ता निभाया रूस के साथ कि भाई उसने यूएनओ में उसके खिलाफ वोट नहीं किया, अब निभाएगा अमेरिका के साथ कि भाई आप भी मेरा सपोर्टर हैं अभी फिलहाल चाइना से निपटने में, तो ऐसा है कि चलो आपने जो थोड़ा सा बैन लगाया तो उसका भी हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, आगे क्या होगा, क्योंकि हमारे और आपके ज़्यादा दिमाग से वो लोग बैठा हुआ है ऊपर में, तो वो लोग कुछ भी कर सकता है ना। तो इस चीज़ को हम अभी तेल को हटा देते हैं यहाँ से, तेल का भी तेल निकल जाने दीजिए। अभी सिर्फ हम इक्विटी कैश पे फोकस करेंगे और कैश मार्केट के मिड टर्म, स्मॉल कैप और साथ ही लार्ज कैप पे खास ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, स्टॉक्स पर अगर फोकस करें, पेनी स्टॉक का दिन खत्म हो चुका है, लार्ज कैप स्टॉक पे फोकस करके चले, वहीं पे आपको इंपैक्ट बनेगा। तीसरा है, मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक है। सर काफ़ी क्यों ले लेते हैं? उतना ही स्टॉक लीजिए जितना पे आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेज A4 साइज का एक पेज होता है ना, अगर उससे बाहर चला गया, अगर उस पर प्रिंट कीजिए, अगर उससे बाहर चला गया नॉर्मल फॉन्ट में, समझिए आपका पोर्टफोलियो गड़बड़ है। उसके अंदर रहा तो समझिए ठीक ठाक है, आप नज़र रख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ। अब आप लिख रहे हैं कि मैं आपको उनसे फिल्टर करवाना चाहता हूँ, मैं उन सारे स्टॉक को फिल्टर करवाना चाहता हूँ। क्या मैं सिर्फ नाम भेजूंगा, आप बस ये बता दीजिए कि किन्हें रखूँ और किन से निकल जाऊँ? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आपने जब लिया होगा तो क्या मुझसे पूछा था? एक बात खाली मुझे ईमानदारी से बता दीजिएगा, क्या जब आपने लिया होगा स्टॉक क्या मुझसे पूछा था? नहीं पूछा होगा ना, तो सर अब रखने नहीं रखने की बात मुझसे क्यों? लेकिन मैं ये काम करता हूँ, मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि हाँ किसको रखना है किसको नहीं रखना है। मैं अपनी समझ से, मेरे पास एक छोटा सा समझ है, मैं उसके हिसाब से ज़रूर बता देता हूँ लोगों को कि भाई ये स्टॉक को आप रख लीजिए और इस स्टॉक को निकाल दीजिए। तो आप अगर करना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर ओपन रहता है, आप मेरे मोबाइल ऐप पर भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कौन सा स्टॉक सही है और कौन सा स्टॉक गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन सर याद रखिए, जैसे कि आप मुझसे चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों के लिए करता रहूँ, तो मैं भी तो चाहता हूँ एक लाइक का बटन और एक कमेंट, लेकिन दो में से कोई भी काम नहीं हो पाता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम बातें होती है कि ताली तो मैं ही सिर्फ बजाता रहता हूँ एक हाथ से, सामने वाला तो बजाता ही नहीं। ताली दोनों हाथों से बजेगी, तो मैं थोड़ा बढ़ूँ थोड़ा आप बढ़े तो दोनों चलते रहेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप भेजें, मैं चेक करके बताने की कोशिश करूँगा। एसएससी होल्ड है 2400 के प्राइस पर, इसे ऐड कहाँ करना चाहिए? तो गिर गया, इसलिए यही चीज़ें मैं बोल रहा था कि 2-4% गिरेगा, हाथ पांव फूल जाएगा तो फिर टेंशन हो जाएगा। 2400 पर अभी ऐड करना था तो इसको 1950 के आसपास में बहुत अच्छा मौका दिया था। देख रहे मेरा लाइन ऑलरेडी लगा हुआ है इस जगह पर, है ना, इस जगह पे मेरे लाइन लगे हुए कि मुझे ऐड यहाँ पे करना था आराम से, यहाँ पे आएगा तो ऐड कर, तो ऐड तो हो गया। अब अगर ऐड करना होगा तो 2100 के ऊपर करेंगे, उसके पहले ऐड नहीं करेंगे एसीसी में, अभी छोड़ देंगे 2100 के ऊपर। दौलत को बाय किया हुआ 88 पर लॉन्ग के लिए, क्या इसे लॉन्ग के लिए रखना चाहिए? देखिए दोनों ही बात आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया, अब लॉन्ग के लिए रखना चाहिए कि नहीं।
दोनों ही बात बोलते हैं सर, आप कैसे चलेगा सर? 88 पे लिया लॉन्ग टर्म, तो सर गिर गया तो क्या दिक्कत है? जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, आपने देख लिया होगा इसका सारा फंडा मेंटल वगैरह सब देख लिया। ये दौलत एल्गोटेक ही है ना, यही स्टॉक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं अभी तो। और भी अकाउंट खुलेगा CDSL वगैरह, ये एक्चुअली ब्रोकर है दौलत वाला, है ना। एक रेजिस्टेंस एरिया है 85 का, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 90-95 के टारगेट बनेंगे। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा होल्ड रखें, नीचे 70 के नीचे निकलने पर आप एग्जिट कर सकते हैं। 70 से 65 के आसपास में एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है और वहीं पे 4-5 दिन रुक जाता है तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज जब तक 80 के पास, 75 से 80 के आसपास घूम रहा है, बने रह सकते हैं दौलत वाला। लंबा समय है तो क्यों डरना है सर, जब लंबे समय के लिए रखा है तो फिर रखिए ना। एक सवाल और है कि क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? ये तो खैर सर बड़ा दिक्कत वाली बात है। क्या बॉटम बन, ये टॉप बॉटम के चक्कर में, मैंने पहले भी कहा, क्यों फंसते हैं ये टॉप के चक्कर में और बॉटम के चक्कर में सर? कोई नहीं पकड़ सकता कि टॉप कहाँ बनेगा और बॉटम कहाँ बनेगा, है ना। हमारी आपको भी इस चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं कि टॉप कहाँ बनेगा, जब टॉप बनेगा तभी बेचूंगा, जब बॉटम बनेगा तभी मैं खरीदूंगा। इस चक्कर में पड़ेंगे ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, टॉप और बॉटम पता नहीं चल पाएगा सर कि कहाँ टॉप है कहाँ बॉटम है। तो आप अपने स्टॉक पे फोकस रखिए ना, आप अपना स्टॉक। अब देखिए आप लिख रहे क्या करेक्शन पेंडिंग है। अच्छा मान लीजिए कि अभी फिर से वही बात आती है न्यूज़ पर, अभी दोनों भाई मेरा सही हो गया, मान लीजिए रशिया यूक्रेन, तो क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा? जवाब आएगा यस। अच्छा अभी फिर एगो बम फोड़ दिया नया कुछ अलग टाइप का, तो क्या मार्केट नीचे जाएगा? ये आपने तो बोला था बॉटम बन गया, देखिए नीचे आएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, आप कभी इस चक्कर में ना पड़े सर कि टॉप बन गया तभी बेचूंगा, बॉटम बन गया। तो ये सारे लोगों का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ढूंढते हैं सबसे। कभी मैं खुद नहीं ले सकता एकदम बॉटम पे, है ना, मैं खुद नहीं ले सकता, बॉटम के आसपास हो सकते हैं। बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो गड़बड़ा जाएगा, और टॉप पकड़ने की कोशिश करेंगे गड़बड़ा जाएगा। किसने टॉप बनाया कोई नहीं जानेगा, कब बनेगा कोई नहीं जानेगा, उसके आसपास रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है, आप ध्यान से आप उस पर फोकस करिए कि उसका बढ़िया लेवल कहाँ से है। जैसे कि आप मान लीजिए कि बाजार गए, मैं बाजार गया और मुझे एक सामान खरीदना है, तो सामने वाले को मैंने बोला कि भाई एक दाम बोलना, अगर मुझे समझ में आ गया तो ठीक है लूँगा, नहीं समझ में आ गया नहीं। एक तुम ऐसा नहीं कि चढ़ा के भाव बोल दो, फिर मैं 20 रुपया कम करवाऊँ तुम 10 रुपया बढ़ाओ, फिर मैं 5 रुपया कम करवाऊँ तुम 2 रुपया बढ़ाओ, 10 मिनट चला जाएगा ऐसे। एक रेट बोलो, समझ में आ गया तो ठीक है। तो उसने एक रेट बोला तो मुझे लगा नहीं ये भाव ठीक लग रहा है तो मैंने ले लिया। तो उसी तरह अगर आपने जो स्टॉक ले रखा है, अगर आपको अभी लग रहा है कि वो स्टॉक का भाव सही है, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डालना है, माने आपके कंफर्ट जोन में आ रहा है, तो आप बिल्कुल करिए। और व्यू थोड़ा जो है ना, अभी आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आपके स्टॉक में ज़्यादातर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, पोर्टफोलियो में ज़्यादातर पेनी स्टॉक होगा। मुझे उम्मीद है आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर पेनी स्टॉक और स्मॉल वाला होगा, ज़्यादातर ऐसे ही लग रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा डर वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो पेनी स्टॉक का दिन लद गया सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि अब पेनी स्टॉक का दिन खत्म हो गया, अब आपको लार्ज कैप पे फोकस करना है ना। तो लार्ज कैप अभी इस समय अगर आप लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं, थोड़ा बाद में लेंगे तो भी नहीं, थोड़ा नीचे लेंगे तो भी नहीं। तो मार्केट का बॉटम बने कि ना बने, अगर आपका स्टॉक लार्ज कैप है और वो नीचे गिरा तो इसको ज़रूर उठाइए, ज़रूर उसको एक्यूमुलेट करिए, ज़रूर उसको पोर्टफोलियो में शामिल करिए। तो टोनी गुप्ता जी, उम्मीद है सारे सवाल मिल गए। बाकी पोर्टफोलियो रहा आपका, आप भेजिएगा, मैं चेक करने की कोशिश करूंगा और अपने समझ से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, ये था आपके सवाल मेरे जवाब का टोनी गुप्ता जी का जवाब। अब बढ़ता हूं, ये अंतिम सवाल था आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों, ये अंतिम सवाल था इस सेशन का, इस सीरीज का। तो 159वां एपिसोड खत्म हो गया है। 12 मार्च 2022 को कल सवाल भेजा गया था। उम्मीद है जिन लोगों के सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।